कहानी की शुरुआत में हमें वियतनाम में बसा एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव दिखाया जाता है, जहां चारों तरफ इतनी हरियाली देखकर तो मानो दिल को सुकून पहुंच रहा है। और इसी छोटे से गांव में हम मिलते हैं डुओंग और थियो से। ये दोनों सगे भाई हैं। दोनों की आपस में बहुत बनती है। दोनों एक साथ उठते बैठते खाते पीते, यहाँ तक कि उनका आना जाना भी हर जगह एक साथ होता था। अगर एक को आने में थोड़ी सी देर हो जाए तो दूसरा हमेशा बैठा उसका इंतजार किया करता था। थियो जो कि इस वक्त 12 साल का हो चुका है, वही डुओंग सिर्फ 7 साल का है। डुओंग थियो से छोटा तो है, लेकिन वो समझदारी में उससे कई गुना आगे है। उनका परिवार बहुत ही गरीब है। माँ बहुत ही मुश्किलों से उन दोनों का भरण पोषण कर पाती है। आज दोनों खेतों की तरफ घूमने निकले हैं। दोनों एक दूसरे को पत्थर मारने वाला गेम खेल रहे हैं कि आखिर किसकी पत्थर किसको पहले लगेगी। कि तभी खेलते खेलते डुओंग का पत्थर पहले उसके बड़े भाई को जा लगा। बड़े भाई को पत्थर लगते ही डुओंग जैसे सहम सा जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, भैया बस करो, अब हमें चलना चाहिए। तभी थियो कहता है, अरे अभी तो रुको, अभी तो खेल की शुरुआत हुई है। थियो की ये बातें सुनकर डुओंग फिर से खेल में मस्त हो गया। कि तभी डुओंग के हाथों से एक और पत्थर थियो को जा लगा। पत्थर का वार तो जोरदार था, इसलिए वो जमीन पर जा गिरा। ये देखकर डुओंग बहुत ज्यादा घबरा गया। वो भागते हुए थियो की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो थियो के पास पहुंचा, वो झट से उठता है और अपने छोटे भाई को एक जोरदार पत्थर से वार करता है। वो पत्थर सीधा जाकर डुओंग के सर में लग जाता है। दरअसल कहीं न कहीं छोटे भाई की तरफ से पहला वार होने की वजह से थियो का ईगो हर्ट हो गया था और इसीलिए उसने बेईमानी कर डुओंग पर जोरदार पत्थर से वार किया। पत्थर का वार इतना तेज था कि डुओंग के सर से खून बहने लगा। थियो भागकर अपने छोटे भाई के पास पहुंचा और उसका सर सहलाने लगा। कि तभी सामने से आते हुए बाबा दिखाई दिए। बाबा को देखते ही डुओंग कहता है, भैया तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो बाबा से मार पड़ेगी। अपने भाई के मुंह से इन शब्दों को सुनते ही थियो झट से वहाँ से भाग निकला। अगले दिन हम डुओंग के हाथ में एक मेंढक देखते हैं जिसका नाम कोको है। दरअसल ये डुओंग का पालतू मेंढक है। वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। छोटा भाई जिसके मन में प्यार ही प्यार है, और सबसे ज्यादा तो वो अपने बड़े भाई से प्यार करता है। वहीं बड़ा भाई जो कि जिद्दी और मतलबी किस्म का है। आज दोनों भाई साथ बैठकर मशकरी कर रहे हैं। तभी डुओंग पूछता है, भैया क्या परियां सच में होती हैं? थियो उसकी बातें सुनकर तो जोर से हंसने लगता है। अरे पागल, तुम तो दिन में भी सपने देख रहे हो, परियां और इस दुनिया में बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आजकल की दुनिया में तो सिर्फ चुड़ैल होती हैं। ये बात सुनते ही डुओंग को भी हंसी आ जाती है। आज रात दोनों भाई अपने अंकल के साथ बैठकर भूतों की कहानियां सुन रहे हैं। डरावनी कहानियां सुनते सुनते तो दोनों की मानो हालत खराब हो गई। तभी डुओंग डर के मारे चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज सुनते ही बाबा भागकर बाहर आते हैं और अंकल को वहाँ से डांट कर बाहर भगाते हैं। इनके बाबा मजदूरी करते हैं, वहीं माँ सब्जियों की दुकान लगाती है। तभी दूर से बाबा की आवाज आती है, थियो जरा दुकान से जाकर कुछ सामान ले आओ। लेकिन इस वक्त तो काफी अंधेरा हो चुका है। थियो को अकेले जाने में बहुत डर लग रहा है, इसलिए वो डुओंग को भी अपने साथ लेकर जाता है। आधी रास्ते में पहुँचते ही डुओंग को याद आता है, अरे उसे तो अंकल का एक काम करना था। वो थियो से कहता है, भैया तुम अकेले जाओ, मैं अंकल का जरा एक काम करके आता हूँ। दरअसल डुओंग को अंकल का प्रेम पत्र किसी के घर पहुँचाना था। उसके अंकल किसी को पसंद करते हैं और वो ये प्रेम पत्र पहुँचाने का काम सालों से कर रहा है। वहीं थियो जो कि इस वक्त जंगल में अकेला हो चुका है, वो डर के मारे भागने लगता है और कैसे भी करके फाइनली वो दुकान पर आ पहुंचा। दुकान पर एक लड़की है जो कि उसकी ही हम उम्र है। उसका नाम मून है। दरअसल वो लड़की थियो की क्लासमेट है। कहीं न कहीं मन ही मन थियो को वो अच्छी लगती है। थियो जल्दी से वहाँ से सामान लेता है और सीधा घर की ओर भागता है। वहीं दूसरी तरफ डुओंग किसी बहाने से प्रेम पत्र पहुँचाने आया है और आज उसने जैसे ही उसे आवाज दिया, सीधा मास्टर जी बाहर निकल कर आए। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मास्टर जी की ही बेटी है। मास्टर जी को देखते ही तो डुओंग की हालत खराब हो गई, लेकिन मिर्ची देने के बहाने उसने अपना काम फिर भी कर दिया। लेकिन आज तो मास्टर जी के सामने आ जाने से वो काफी ज्यादा डरा हुआ है। रात को घर आते ही वो अपने भाई के साथ लेटा हुआ है और मन ही मन कुछ सोच रहा है। फिर बोला, भैया मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। और उसने अपने अंकल के बारे में सब कुछ अपने बड़े भाई थियो को बता दिया। डुओंग की बातें सुनते ही थियो से कहता है, क्या तुमने कभी किसी पत्र को खोलकर पढ़ा है? हाँ एक बार, लेकिन उसकी 2 ही लाइनें मुझे याद है। उसमें लिखा था, जब भगवान बीमार होते हैं तो आसमान बरसता है, जब तुम सामने आती हो तो मन खुश हो जाता है। बस यही 2 लाइनें मुझे याद हैं। थियो तो मानो इन सारी बातों में बड़ी ही दिलचस्पी ले रहा है। नेक्स्ट डे थियो अपने भाई द्वारा बताई लाइनों को एक पन्ने में उतार रहा है। तभी थियो का दोस्त वहाँ पर आ जाता है और वो चुपके से उस पन्ने को क्लास में ही मून को दे देता है। उसे ऐसा करते हुए मास्टर जी देख लेते हैं। अब ना चाहते हुए भी मून को वो खत मास्टर जी तक ले जाना पड़ा, जिसमें नीचे थियो का नाम लिखा था, जिसके कारण आज तो थियो को मास्टर
मास्टर जी से बहुत मार पड़ी। बाहर आते ही मून थियो से माफी मांगती है कि तुम्हें आज मेरी वजह से बहुत पिटाई पड़ी, लेकिन आखिर उसमें लिखा क्या था? मून का ये सवाल सुनते ही थियो की तो जैसे बोलती बंद हो गई, वो कुछ न कह सका। तभी वहाँ से लौटते वक्त थियो की नजर डुओंग पर पड़ती है, जो कि किसी लड़की से बातें कर रहा है। वो थियो को देखते ही झट से वहाँ से भाग जाती है। पास आते ही थियो पूछता है, अरे तुम किससे बातें कर रहे थे और वो लड़की कौन थी? डुओंग भी मस्करी करते हुए अपने भाई से कहता है, ओ वैसे तो मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन तुम तो मेरे अच्छे भाई हो तो शायद मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो एक परी है जो कि मुझसे अक्सर मिलने आया करती है। वो किसी राजकुमारी से कम तो बिल्कुल नहीं है। डुओंग की बातें सुनते ही थियो हंस पड़ता है। अरे तुम और तुम्हारी कहानियाँ। भैया को हंसता देख डुओंग झट से वहाँ से भाग निकलता है। वापस आते वक्त थियो को रास्ते में एक घर से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है। थियो जैसे ही अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाता है, मून पीछे से आकर उसे रोक देती है। वहाँ मेरे बाबा हैं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बाबा, तुमने पहले कभी बताया नहीं? थियो हैरानी से पूछता है। मेरे बाबा को लेप्रोसी की बीमारी है, यानी कि कुष्ठ रोग, तो इसीलिए वो अपने आप को इसी घर में हमेशा के लिए बंद करके रखते हैं। मैं उन्हें यहाँ पर रोज अकेले खाना देने आती हूँ। ये कहते हुए मून काफी परेशान नजर आ रही थी। घर आते ही थियो सोचने लगता है कि छोटे भाई को ये बात बताई जाए कि नहीं, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ छुपा नहीं सकता, इसलिए आखिर में वो डुओंग को सब कुछ बता देता है। डुओंग कहता है, तुम्हें मून की मदद करनी चाहिए उसकी पढ़ाई में। थियो भी वैसा ही करता है। वो उसका होमवर्क कर देता और भी छोटे मोटे काम वो उसके कर ही देता था। एक दिन बातों बातों में थियो मून से कहता है, तुम मुझे पसंद हो। मून भी जवाब में कहती है, हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। इतना सुनते ही तो थियो खुशी से लाल हो जाता है। अब धीरे धीरे ये बात स्कूल में फैल गई और जैसे ही ये बात उसके क्लास के शैतान बच्चे को पता चली, जिसका नाम सन था, वो भागता हुआ थियो के पास आता है और उससे कहता है, तुम मून को छोड़ दो क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। और इतना कहते ही वो थियो को मारने लगता है। उस दिन तो थियो को बहुत मार पड़ती है और बेसुध हालत में वो घर पहुँचता है। डुओंग से अपने बड़े भाई की ये हालत देखी नहीं जा रही। वो अपने भाई को मोटिवेट करते हुए कहता है, पहले तो आप अकेले थे और अगर हम दो हो जाएं तो वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। और इतना कहते ही दोनों हाथ मिला लेते हैं। थियो बहाने से सन को कहीं सुनसान जगह पर लेकर जाता है और फिर दोनों भाई मिलकर सन की बहुत धुलाई करते हैं। डुओंग सन का गला पकड़ते हुए कहता है कि अगर इस बार तुमने मेरे बड़े भाई पर हाथ उठाने की भी हिम्मत की तो सोच लेना। अपने भाई के मुंह से इन धमकी भरे शब्दों को सुनकर तो थियो को जैसे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि वो तो वाकई में अभी बहुत छोटा है। आज की रात गांव में कोई त्योहार मनाया जा रहा है। सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा हैं और सभी खूब मजे कर रहे हैं। तभी दूर से भागता हुआ एक लड़का आता है और वो मून से चिल्लाते हुए कहता है कि जिस झोपड़ी में तुम्हारे बाबा रहते थे वो जल चुकी है। इतना सुनते ही सभी झोपड़ी की ओर भागे। कोई बाल्टियों से पानी फेंक रहा है तो कोई चादरों से आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूर खड़ी मून और उसकी माँ दोनों गले लगकर बहुत रो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उसके बाबा पूरी तरह से जल चुके थे। शायद ये आग उनके बाबा ने खुद ही लगाई है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बचना बहुत मुश्किल है। इस तरह से घुट-घुट कर जीना उनके बस की बात ही नहीं थी। शायद उन्होंने इसीलिए ये फैसला लिया। मून को इस तरह से रोता देख थियो के भी आंखों से आंसू बहने लगे। थियो से मून की ये हालत बिल्कुल नहीं देखी जा रही। दूसरे दिन सुबह थियो को पता चलता है कि मून की माँ कहीं दूर शहर चली गई है। थियो की माँ ने मून के लिए खाना भेजा है। तभी थियो बड़ी ही संदेह भरी निगाहों से मून की तरफ देखता है और कहता है, मुझे एक बात बड़ी ही अजीब लग रही है कि कल ही तुम्हारे बाबा की डेथ हुई और आज तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर शहर चली गई। मुझे तो ये बड़ी ही अजीब बात लग रही है। मून थियो से चुपके से कहती है, अरे नहीं नहीं, मेरे बाबा भी जिंदा हैं। माँ बाबा को ढूंढने शहर गई हुई है। जिंदा? ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, बाबा वहाँ जले नहीं थे। आग लगते ही बाबा झोपड़ी से भाग निकले और वो कहीं शहर की तरफ भाग गए। माँ तो उन्हें ढूंढने शहर गई है। थियो मून को अपने साथ अपने घर ले आता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल अकेली है। आखिर वो अकेले किसके साथ रहेगी? मून को यहीं रहते रहते कुछ दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उसकी माँ वापस नहीं आई है। और अब तो डुओंग भी मून का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है। वो उसे अपने पालतू मेढक कोको से बातें करना सिखाता, उसे ढेर सारी कहानियाँ सुनाता, ताकि उससे उसकी माँ की बिल्कुल याद न आए। डुओंग और मून के बीच में दोस्ती काफी गहरी होती जा रही थी, लेकिन ये सब थियो को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अंदर ही अंदर थियो को अपने भाई से जलन महसूस हो रही है। तभी थियो की माँ वहाँ पर दौड़ी दौड़ी आती है और मून का हाथ पकड़कर कहती है कि तुम्हारे बाबा मिल गए हैं और वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। उनका तो किसी बड़े से हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है। तुम्हारी माँ ने खबर भेजी है कि वो तुम्हें जल्द ही लेने आ रही है और तुम्हें अपने साथ लेकर शहर चली जाएगी। ये बात सुनते ही तो जैसे मानो खुशी की लहर दौड़ गई। डुओंग और मून दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं नाचने लगे, लेकिन पास ही खड़ा थियो, जिसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे तो इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं है। खुशी के मारे मून कहती है, आज हम तीनों मछली पकड़ने चलेंगे। तीनों मजे से किनारे पर बैठे हुए हैं। डुओंग और मून दोनों एक दूसरे के साथ मछली पकड़ते हुए बहुत मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वही पास में बैठा थियो, जिसे अपने भाई की खुशी बिल्कुल नहीं देखी जा रही, उसे मून के साथ
हंसते हुए देखकर गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो वहाँ से उठकर कहीं और चला जाता है। पीछे से मून हाथ में एक किताब लिए हुए उसके पास आती है। वो उसके हाथ में किताब देते हुए कहती है, ये पोएट्री की किताब है जो कि मुझे बहुत पसंद है, तुम भी इसे पढ़ोगे तो तुम्हारा मन भी बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन इस वक्त तो थियो गुस्से में बैठा है। वो बिना उसकी तरफ देखे ही कह देता है, नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मुझे तो किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर डर के मारे मून वहाँ से भाग जाती है। थियो मून को पसंद करता है, वो सिर्फ ये बात एक्सेप्ट करना चाहता है। आज डुओंग और मून दोनों साथ में दुकान पर गए हैं। थियो वहीं बैठकर एक किताब पढ़ रहा है। वो उन दोनों को साथ जाते देख बड़ी ही जलन महसूस कर रहा है। उसका मन तो किताब में है ही नहीं। तभी दरवाजे पर एक अंकल आते हैं। दरअसल वो यहाँ पर कुछ सब्जियाँ लेने आए हैं। वो आवाज लगाते लगाते घर के अंदर तक पहुँच जाते हैं। तभी घर के अंदर उन्हें वही पालतू मेंढक दिखाई देता है। वो झट से उस मेंढक को उठाते हैं और उससे अपने साथ ले जाने लगते हैं। थियो वहीं पर बैठकर ये सब कुछ देख रहा है, लेकिन वो मेंढक को ले जाने से नहीं रोक रहा। और जैसे ही डुओंग घर पहुँचता है, वो को कहकर चारों तरफ आवाज लगाने लगता है। वो थियो के पास जाता है, भैया क्या आपने मेरा कहीं मेंढक देखा है? कोको कहीं खो गया है, मैंने बहुत ढूंढा, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। नहीं मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैंने तो नहीं देखा। थियो गुस्से में कहता है। अपने भाई को एक पालतू मेंढक के लिए इस तरह से रोता देख थियो वहाँ से उठकर एक नदी के किनारे बैठ गया। उसे अपने भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आखिर वो अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वहीं नदी के पास उसे एक और मेंढक नजर आता है। वो उसे अच्छे से साफ करता है और फिर सीधा लेकर उसे डुओंग के पास आ जाता है। देखो छोटे, मैं तुम्हारा कोको ले आया। डुओंग कहता है, मुझे पता है मेरा मेंढक मर चुका है। वो अंकल मेरे घर आए थे और मेंढक पकड़कर अपने साथ ले गए। जब मैं लेने पहुंचा तब तक उन्होंने मेंढक का सूप बना दिया था। मेरा कोको वापस कभी नहीं आएगा। ऐसे कहते कहते डुओंग की आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। लेकिन इस वक्त थियो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। इस वक्त उसके छोटे भाई को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन जलन और ईर्ष्या के मारे तो वो उसके पास भी नहीं आ रहा, क्योंकि उसी की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। थियो ने मेंढक को वहीं छोड़ दिया जहाँ से वो उसे लेकर आया था। और अब तक तो बारिश भी शुरू हो गई थी। वो बारिश में ही वहीं पर बैठकर जोर जोर से रो रहा है। उसे इस बात का बहुत अफसोस है कि उसने अपने छोटे भाई के साथ बुरा किया। और आज तो बारिश ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि सभी के घरों में पानी भर चुका है। लगातार बारिश होने की वजह से खाने की भी किल्लत हो चुकी है। जैसे ही बारिश बंद होती है, तीनों घर से निकलते हैं और सीधा नदी के किनारे सीप ढूंढने आ जाते हैं। तभी वहीं नदी के किनारे थियो को एक अजीब सी चीज मिलती है। थियो चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये तो सोना है। सोने का नाम सुनते ही डुओंग कहता है, अरे अब तो हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन शायद उनकी ये खुशी बहुत थोड़ी देर की थी। उनकी माँ वहाँ पहुँचती है, जो कि उन्हें बताती है ये सोना नहीं बल्कि सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है। ये सुनते ही थियो वो लोहे का टुकड़ा वहीं फेंक कर दूर भाग जाता है। थियो देखता है कि बहुत सारे लोग खेत से स्वीट पोटैटो ढूंढ रहे हैं। वो भी झट से जुट जाता है और फाइनली 2 स्वीट पोटैटो ढूंढ ही लेता है। लेकिन तभी सन वहाँ पर आ जाता है और वो उससे एक स्वीट पोटैटो छीन लेता है। लेकिन आज तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। वो उससे मार पिटाई करके आखिरकार उसने अपने दोनों स्वीट पोटैटो उससे छीन ही लिए। थियो बड़ी ही खुशी से घर वापस भाग रहा है, क्योंकि आज वो डुओंग और मून दोनों के लिए एक एक स्वीट पोटैटो लेकर आया है। दरअसल उसके भाई को स्वीट पोटैटो बहुत पसंद है। घर के बाहर पहुँचते ही उसे डुओंग की आवाज आती है, जो कि मून से कह रहा था, जो सबसे अच्छा चिकन का पीस है वो हम दोनों खा लेते हैं। इससे पहले कि थियो यहाँ पर आ जाए, हम दोनों को जल्दी जल्दी फिनिश कर देना चाहिए। ये बातें सुनते ही थियो के सर पर तो जैसे खून सवार हो गया। उसने दोनों स्वीट पोटैटो को वहीं फेंक दिया और एक बड़ा सा डंडा उठाया। अंदर पहुँचते ही सीधा डुओंग के पीठ पर दे मारा। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ का मंजर देखकर उसका दिमाग शांत हो गया, क्योंकि वो दोनों तो महज एक खेल खेल रहे थे। थियो के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है कि मुझे लगा तुम मेरे बिना खाना खा रहे हो। इतना कहते ही वो बिल्कुल शांत पड़ गया, क्योंकि उसका छोटा भाई दर्द के मारे जमीन पर पड़ा करा रहा था। जोरदार डंडा पड़ने की वजह से वो बिल्कुल बेसुध हो गया था। इस वक्त तो वो उठने के भी काबिल नहीं है। कैसे भी करके मून और थियो ने उसे जमीन पर लिटाया। थियो ने जाते हुए मून से कहा, तुम इसका ख्याल रखना, मैं अभी बाबा को बुला कर लाता हूँ। वहीं डुओंग, जिसके दिल में अपने बड़े भाई के लिए बहुत प्यार है, वो अपने बड़े भाई को रोकते हुए कराह भरी आवाज में कहता है, देखो बाबा को कुछ मत बताना कि तुमने मुझे मारा है। उनसे कहना मैं पेड़ पर चढ़ते वक्त नीचे गिर गया था। ये सुनते ही थियो के आंखों से तो जैसे आंसू छलक पड़े। गाँव के वैद्य को बुलाया गया, जिन्होंने डुओंग को देखते ही बताया कि इसे शहर के बड़े अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ेगा। इलाज के लिए तो माँ बाबा ने गाय भी बेच दी और फिर डुओंग को शहर के अस्पताल ले जाया गया। शहर के डॉक्टर्स ने बताया कि डुओंग को बेड रेस्ट की जरूरत है, हो सकता है उसे ठीक होने में काफी समय लग जाए। डुओंग को रात रात भर कराहता देखकर थियो के तो जैसे मानो दिल परवार हो रहा हो। दूसरे दिन स्कूल से आते वक्त थियो मून से बात करने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन वो तो उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। पता चलता है अगले दिन मून की माँ आ रही है और वो उसे अपने साथ हमेशा के लिए शहर ले जाएगी। नेक्स्ट डे मून की माँ आ जाती है और वो उसे अपने साथ ले जा रही है। सारी पैकिंग हो चुकी है। जाती हुई मून को देखकर थियो उससे कहता है तुम मुझसे नफरत करती हो ना, मुझसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। मून कुछ भी नहीं कहती और सीधा जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। तभी थियो पास जाकर कहता है अरे सुनो, मुझसे तो नहीं बल्कि डुओंग से मिलने जरूर आना, वो तुम्हें बहुत मिस करता है। मुझे पता है वो तुम्हें बहुत मिस करेगा। मून बिल्कुल चुप थी, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है वो थियो को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। काफी दिन बीत जाने पर भी डुओंग की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा। थियो भी बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। एक सुबह वो देखता है कि डुओंग उठकर बैठा हुआ है और खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा है। अपने भाई को बैठा हुआ देखकर वो तो खुशी हो गया। उसके पास पहुंचा और बोला तुम बैठ सकते हो। और क्या, मुझे राजकुमारी ने ठीक किया है, वो भी मुझसे मिलने आई थी। वो तो चांदी के कपड़े भी पहनी हुई थी और तो और वो मुझे राजकुमार कहकर बुला रही थी। अपने भाई की नादानी भरी बातों को सुनकर थियो की आंखों से खुशी और हंसी दोनों के आंसू छलक पड़े। थियो अपने भाई को गोदी में उठाकर नदी के किनारे ले आया। दरअसल बहुत दिनों से डुओंग कहीं बाहर नहीं निकला। थियो ने अपनी गलती का एहसास करते हुए घर की बहुत सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया है और तो और वो डुओंग का भी बहुत ख्याल रखता। एक दिन वो क्या देखता है कि डुओंग धीरे धीरे चलने लगा है। उसे तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। तभी डुओंग कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये सब कुछ तो जादू की वजह से हुआ है, उस राजकुमारी की वजह से। बार बार अपने भाई के मुंह से उन्हीं बातों को सुनकर थियो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो उससे गुस्से से कहता है कैसी बातें करते रहते हो? डुओंग कहता है अरे मैं सच कह रहा हूँ, वो सच में मुझसे मिलने आई थी। देखो उसने तो मेरे हाथों में बहुत सारे फूल दिए हैं। अभी अभी वो यही थी बिल्कुल मेरे सामने, लेकिन जैसे ही तुम आए वो चली गई। थियो ने खिड़की से बाहर जाकर देखा तो सच में पीले रंग के फूल बाहर भी फैले हुए थे। वो हैरान रह गया। अब थियो उन पीले फूलों का पीछा करते करते आखिरकार उस जगह तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सा घर दिखाई दिया। वो जैसे ही उस झोपड़ी में झांक कर देखता है उसे अंदर एक लड़की दिखाई देती है जिसने सचमुच बड़े ही चमकदार कपड़े पहन रखे थे। यानी कि उसका भाई बिल्कुल सच कह रहा था। वो अंदर अपनी गुड़िया से बातें कर रही है। देखो बाबा को इस बारे में बिल्कुल न पता चले, नहीं तो वो मुझे मेरे राजकुमार से कभी नहीं मिलने देंगे। इससे पहले कि थियो से कुछ पूछ पाता पीछे से एक आदमी आ जाता है। थियो उसे देखते ही वहाँ से भाग निकलता है। घर पहुंचकर वो अपने बाबा से मिस्टर टांग के बारे में पूछता है जो कि कभी सर्कस दिखाया करते थे और तो और वो तो उसी के गांव में रहते थे। माँ कहती है आज अचानक से तुम्हें उनकी याद कैसे आ गई? अरे आज मैंने उन्हें जंगल में देखा, वो तो बड़ी ही अजीब हालत में नजर आ रहे थे। बेटे की इन बातों को सुनकर माँ कहती है देखो उनसे दोबारा कभी मत मिलना, उनसे दूर ही रहो तो अच्छा होगा। गाँव में कुछ समय पहले ये अफवाह फैल गई थी कि वो और उनकी बेटी दोनों बिल्कुल पागल हो चुके हैं और लोगों को मारते हैं। इसीलिए गाँव वालों ने उन दोनों को गाँव से बाहर निकाल दिया। अब वो कहीं किसी जंगल में जाकर रहते हैं। अब तो थियो के मन में और भी ज्यादा जिज्ञासा पैदा हो गई और दूसरे ही दिन फिर से वो उसी जगह जा पहुंचा। मिस्टर टांग से वो बहुत सारे सवाल करने लगा। पहले तो उसे काफी दूर लेकर आए और फिर थियो को बताया कि बहुत साल पहले उसकी वाइफ जो कि सर्कस में गाड़ी चलाने का काम करती थी, एक दिन हादसे में उसकी मौत हो गई। इस बात से उसकी बेटी को गहरा सदमा लगा। उसकी पत्नी जो कि राजकुमारी की तरह रहा करती थी, अब उसकी बेटी भी बिल्कुल उसी की तरह बर्ताव करती है। वो इस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रही। दरअसल मेरी बेटी एक इमेजिनेशन वाली दुनिया में रहती है जहाँ पर वो खुद को पूरी तरह से रानी समझती है। अपनी बेटी की खुशी की खातिर मैंने भी उसी की दुनिया में ढलना उचित समझा। गाँव वाले तो उसे पागल समझते थे और इसीलिए मैं उसे सबसे छुपाकर यहाँ ले आया। कहानी काफी दुख भरी थी। थियो रात भर यही सोचता रहा। तभी डुओंग आकर उससे कहता है देखो राजकुमारी बहुत दिनों से मुझसे मिलने नहीं आ रही, पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं। थियो कहता है तुम्हें कुछ वक्त का इंतजार करना होगा, वो तुमसे मिलने जरूर आएगी। दूसरे दिन जब थियो की आँख खुलती है तो डुओंग अपने बिस्तर पर नहीं था। खिड़की से झांकने पर उसे बाहर वही पीले फूल दिखाई देते हैं। ऐसा देखते ही थियो बाहर की तरफ भागा जहाँ उसका भाई कुछ दूर पर लंगड़ाते हुए उसे जाते हुए दिखाई दिया। डुओंग कहता है मुझे मत रोको, मैं राजकुमारी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। थियो उसे रोकता है और कहता है मैं खुद उसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अच्छे से चलना सीखना होगा। थियो कैसे भी करके अपने भाई को ठीक करना चाहता है। वो अपने भाई की सबसे फेवरेट मेंढक की कहानी सुनाता और उसे रोज चलने के लिए प्रैक्टिस करवाता। थियो जो कि अब पहले वाला थियो तो बिल्कुल नहीं रहा, वो पूरी तरह से बदल चुका है। वो अपने द्वारा की गई गलतियों से सीखकर आगे बढ़ चुका है और फिर कभी उन गलतियों को न दोहराने का प्रण ले चुका है। अपने भाई की मेहनत की वजह से धीरे धीरे डुओंग भी ठीक होने लगा और आज तो थियो उसे उसकी राजकुमारी
राजकुमारी से मिलाने लेकर जा रहा है। रास्ते में जाते हुए दोनों भाई क्या देखते हैं कि वही राजकुमारी जिसे कुछ लड़के तंग कर रहे हैं और एक ने तो उसके सर पर जोर से डंडा मारा, वो नीचे गिर गई। ये देखते ही डुओंग ने अपनी बैसाखी छोड़ दी और वो भागने लगा। भागते भागते वो कुछ ही दूरी पर आ गिरा और इस बार जब राजकुमारी की आँख खुलती है तो उसकी याददाश्त पूरी तरह से वापस आ चुकी थी। वो बिल्कुल पहले जैसी हो चुकी थी। तभी उसके बाबा वहाँ पर आते हैं और वो उससे कहते हैं, राजकुमारी मैंने तुम्हें मना किया था कि राज्य से बाहर कहीं नहीं जाना है। वो अपने बाबा को एकटक देख रही थी और बहुत सालों के बाद उसने अपने बाबा को बाबा कहा। उसे याद आ चुका था कि वो कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण सी लड़की है। अपनी बेटी के मुँह से बाबा शब्द सुनकर तो उसके बाबा का जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो झट से अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। अब राजकुमारी अपने बाबा के साथ घर वापस जाने लगी और फिर वो उन दोनों को बाय कहती है। थियो भी अपने भाई को कंधे पर उठा लेता है। डुओंग कहता है, राजकुमारी मेरे साथ खेलने आएगी ना? अरे हाँ, क्यों नहीं, जरूर खेलने आएगी और अब तो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तभी डुओंग कहता है, मून को तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद था, लेकिन बस वो थोड़ी सी शर्मीली थी। अरे हाँ भैया, तुमने मून की दी हुई किताब पढ़ी ना? वो तो बहुत अच्छी थी। वो स्पेशली उस किताब को तुम्हारे लिए लेकर आई थी। कौन सी किताब? थियो सस्पेंस से पूछता है। तभी थियो को उस किताब के बारे में याद आ जाता है। घर पहुँचते ही वो सबसे पहले उस अलमीरा से उस किताब को निकालता है जो कि उसे मून ने दी थी। किताब खोलते ही पन्ने के बीचों बीच उसे एक फूल मिलता है और इसके बगल में एक शायरी लिखी हुई थी और ये वही शायरी थी जो सबसे पहली बार थियो ने उसे लिख कर दी थी कि जब भगवान बीमार होते हैं तो बारिश होती है। तुम्हारे बारे में सोचते ही मेरा मन खुश हो जाता है। और इस बात का साफ मतलब था कि मून भी थियो को पसंद करती थी। ये पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो समझ चुका था कि मून की दोस्ती उसके लिए सच्ची थी, लेकिन शायद अपने भाई से ईर्ष्या और जलन के कारण वो कुछ देख ही नहीं पाया। वो ईर्ष्या के चलते बिल्कुल अंधा हो चुका था, लेकिन आज उसे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। अब वो अपनी गलती को सुधार चुका है और दोबारा ऐसी गलती कभी न करने का फैसला भी ले चुका है। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।